एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम। और दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं मयूर सूर्यवंशी। मयूर सूर्यवंशी अभी तक सिर्फ एक नाम था, अब उस नाम के सामने एसबीआई पीओ बैंकर ये नाम हम लगा सकते हैं, क्योंकि इस बार के एसबीआई पीओ एग्जाम में इन्होंने सक्सेसफुली फाइनली एग्जाम क्लियर कर ली है। तो इन्हीं के सक्सेस स्टोरी के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। कहाँ से बिलोंग करते हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, प्रिपरेशन कितने साल से कर रहे थे, और एसबीआई पीओ जो इस साल उन्होंने क्लियर किया है उसके लिए क्या मेहनत की, और उनकी स्ट्रैटेजी हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए, हमारी प्रिपरेशन के लिए कितनी लाभदायक होगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो यस दोस्तों, शुरू करते हैं, पर उसके पहले एक बार जल्दी से सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा आपके बाकी सारे दोस्तों के साथ। मयूर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम द होल टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग टीम, और हमारे सारे दोस्तों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस सक्सेस के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो मयूर, बहुत बेसिक डिस्कशंस हम करेंगे। आपके जो भी आपकी प्रिपरेशन की जो भी स्ट्रैटेजी रही, जो भी आपको लगा कि ये करना चाहिए था, जो भी आपके अप्स एंड डाउन्स आए, सारे हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ शेयर करेंगे, और हमारे दोस्तों को आने वाले एग्जाम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये भी आप बताएंगे। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आप एग्जैक्टली कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? यस सर, आई एम फ्रॉम जलगांव, महाराष्ट्र, and my education background is I'm mechanical engineer. Okay. I have graduated from Datta Meghe College of Engineering, which is in University of Mumbai. ओके, जी सर। सो आपने मैकेनिकल किया, फिर उसके बाद आपने डायरेक्टली प्रिपरेशन स्टार्ट किया, आप कहीं पे काम कर रहे थे? नहीं सर, एक्चुअली आफ्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आई गॉट सिलेक्टेड इन कैंपस ड्राइव, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में। वहाँ पर मैं टाटा कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए वर्क कर रहा था। ओके। एंड लास्ट ईयर सितंबर 2024 में मैंने रिजाइन किया था फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। ओके, सो आपने रिजाइन करके प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, उसके पहले से आपने तय कर लिया था कि आपको बैंकिंग में आना है? हाँ, एक्चुअली 3-4 मंथ्स प्रायर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, बट वर्क के साथ मैनेज नहीं हो पा रहा था टाइम। आई वाज नॉट एबल टू गिव दैट मच टाइम। ओके, मैंने डिसाइड किया कि रिजाइन करके देन प्रिपरेशन करते हैं। सो आपने सितंबर 2025 में रिजाइन किया, 2024 में? 2024 में, सितंबर 2024 में। ओके, तो उसके बाद से आपने एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। सो मेरे ख्याल से ये आपका पहला ही अटेम्प्ट रहा होगा एसबीआई पीओ का? एसबीआई का पहला ही अटेम्प्ट था। पहला ही अटेम्प्ट था, और पहले अटेम्प्ट के अंदर सक्सेस मिल गया? बैंकिंग एग्जाम का ही मेरा पहला अटेम्प्ट था। ओके, पूरे बैंकिंग का ही पहला अटेम्प्ट था? यस यस यस। ओके, दैट्स रियली वेरी गुड। सो पहली बार में ही आपने एग्जाम निकाल दिए, तो इससे बड़ी बात नहीं, कुछ नहीं हो सकती है। तो मयूर, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही? जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे अभी प्रिपरेशन करनी है बैंकिंग की, एक सोच तो आपने रखी होगी, इसलिए आपने इतने बड़े जॉब से भी रिजाइन कर दिया, तो क्या माइंडसेट था, क्या सोच थी, और कहाँ से शुरुआत की थी आपने? ऐसे हम मतलब हम जानते हैं कि सोसाइटी में गवर्नमेंट जॉब का क्रेज कितना है। पर्सन गेट रिस्पेक्ट इन द गवर्नमेंट जॉब जो मिलती है, वो रिस्पेक्ट बहुत मायने रखती है फॉर आवर सेल्फ एंड फॉर आवर पेरेंट्स ऑल्सो। एग्जैक्टली। तो मेरा मतलब वही एम था कि मेरे वजह से मेरे पेरेंट्स प्राउड फील कर पाए। एंड जो मैं आज देख पा रहा हूँ मेरे पेरेंट्स के आंखों में, जो मैंने खुशी के आंसू देखे, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग आई हैड एवर। एंड उसके लिए मुझे मतलब मोटिवेशन उन्हीं से मिलता था, मेरे पेरेंट्स। एंड प्रिपरेशन तो मैंने स्टार्ट की थी, बट एक्चुअली मैं एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा था। ओके। लास्ट ईयर मैंने 2024 का मेंस भी दिया था एसएससी सीजीएल का। उसका 2.83 मार्क्स से मेरा मेंस रह गया था। तो उस मतलब जी 13 मार्च को उसका रिजल्ट आया था। दैट वाज द ब्लैक डे ऑफ माय लाइफ। उस दिन मैं बहुत रोया, लाइक 2 दिन तक मैंने खुद को कमरे में बंद कर दिया था। एंड आई वाज टोटली ब्लैंक। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है। अभी मेरे पास सेविंग्स भी मेरी खत्म हो रही है। एंड आई डोंट वांट कि मेरे पेरेंट्स के ऊपर मेरा प्रेशर आए। तो फिर वो थोड़ा मतलब उस वहां से निकालना बहुत मेजर फैक्टर था। बट माय पेरेंट्स हैड टोल्ड मी दैट कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें जो भी करना है तुम करो, प्रिपेयर करो। अगेन जो मतलब ऐसा नहीं है कि पहली बार ही सफलता मिलेगी। हर असफल आदमी के पीछे एक असफलता होती है। तो आप ट्राई करो, परत वापस से ट्राई करो। एंड फिर मैंने फिर से स्टार्ट किया मेरा जर्नी। Okay, so you left the job for SSC? Yes, sir. Okay, so then after the failure you came towards the banking? यस सर, एक्चुअली फिर मैंने सोचा कि नॉट ओनली एसएससी, फिर मतलब जो जहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ सारे पब्लिक सेक्टर एग्जाम्स के लिए मैं ट्राई करता हूँ, सो दैट मैं एक ही ऑप्शन के ऊपर स्टक नहीं रहूंगा। एंड आई गॉट मल्टीपल ऑप्शंस टू सिलेक्ट एंड लाइक टू गेट सिलेक्टेड, सो प्रोबेबिलिटी वहां से बढ़ जाएगी। Okay, okay. It can be a foolish question, but still I want to ask you, are you going to give the SSC again?
माइट बी, लेट्स सी, लाइक आई थिंक अभी उसका भी प्री हो गया मेरा, एसएससी सीजीएल 2025 का भी नाइस, प्री क्लियर हो गया नाइस, है, एंड नाइस, उसका 18th एंड 19th को मेन थे। सो यस, अगर एसबीआई पीओ में ज्वाइनिंग हो जाती है, क्योंकि 19th को मंडे है, सो अगर हाँ, ज्वाइनिंग हो जाती है देन आई विल नॉट बी एबल टू गिव एग्जाम, बट यस, इफ पॉसिबल आई कैन। okay. So in future, are you also thinking about the RBI grade B? यस यस यस, आई एम थिंकिंग अबाउट इट। ओके, बहुत बढ़िया, रुकना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में ही आपने इतना बढ़िया सा सक्सेस लाया, क्योंकि बैंकिंग में सबसे बड़ी एग्जाम, कमर्शियल बैंक में सबसे बड़ी एग्जाम एसबीआई पीओ होती है, और जो आपने पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर ली। जी सर। मयूर, अभी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, जैसे आपने मेंशन किया। सो जब आप बैंकिंग की तरफ आए, आपने सोचा कि अभी चलो बैंकिंग फोकस करते हैं, तो एक लगभग कितना टाइम आपको लगा? अगर हम बात करते हैं प्री मेंस इंटरव्यू, चलो ये तो प्रोसेस हो गई, प्रोसेस के दिन तो हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, पर प्री तक आपने कितना डेडिकेटेड टाइम दिया अपने बैंकिंग के प्रिपरेशन के लिए? बैंकिंग मतलब जैसे हम एसएससी एंड बैंकिंग का अगर सिलेबस कंपेयर करते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ सिलेबस सेम है। ओनली जहाँ पर जैसे बैंकिंग में पजल्स थोड़े हार्ड रहते हैं, हाँ, तो पजल मुझे प्रिपेयर करने के लिए 1 मंथ आ गया था। ओके, बाकी तो एसएससी सीजीएल का जो प्रिपरेशन था वो यहाँ पे हेल्प हुई उसकी। जैसे हाँ, एसएससी सीजीएल में अरिथमेटिक क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, तो हाँ, बैंकिंग में डीआई आता है, तो पजल एंड डीआई मुझे प्रिपेयर करने के लिए टाइम लगा था, 1 and 1.5 मंथ तक मैंने प्रिपेयर किया उसका। ओके, और बाकी का तो मतलब प्रिपेयर था ही सीजीएल की वजह ओके, से। सेम ही एंगल में आपने उसको प्रिपरेशन रखी। यस। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करने जाता है, अभी आपका तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो मेरे ख्याल से क्यूए, रीजनिंग, इंग्लिश आपके लिए काफी अच्छा ही रहा होगा, आपने वर्क भी किया हुआ है। यस यस। Still, someone, because most of the engineers are going for the banking exam these days, तो मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के या इंजीनियर्स के एंगल में पूछना चाहूंगा कि क्या चीजें हैं जो करनी चाहिए, कौन से प्लस पॉइंट्स रहेंगे, कौन से निगेटिव पॉइंट्स होंगे, और अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस चाहिए, या फिर चलो 2-3 में हमें अटेम्प्ट भी देख लेते, तो क्या आप स्ट्रेटेजी बताओगे स्पेशली फॉर इंजीनियर्स? स्ट्रेटेजी तो सिंपल है कि जो भी हम सोर्स सिलेक्ट कर रहे हैं वो सोर्स के ऊपर पूरा भरोसा करके वहीं पे स्टिक रहना है, एंड कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की इन सक्सेस। मैं अगर मतलब मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, अगर मुझे पूरे दिन में टाइम नहीं मिल रहा है, बट मैं कुछ ना कुछ टाइम निकाल कर 3-4 आवर्स की स्टडी करता था, सो दैट मैं कंसिस्टेंट रहूँ वहाँ पर, एंड लाइक 1 डे प्रायर, 1 डे बिफोर, फिर मुझे वो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि मैं अगर मैंने कल पढ़ाई नहीं हुई है तो फिर मैं आज मतलब मुझे रिकॉल करना है, पीछे वाला रिकॉल करना है, ये नहीं होना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की। ओके, एंड एंड यस, एंड जैसे कि हम देखते हैं कि मतलब मल्टीपल सोर्सेस है हमारे पास, बहुत सारे बुक्स है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है जहाँ पर मतलब बैंकिंग इज अ वास्ट एडुकेटेड सिस्टम, एंड वहाँ पे बहुत सारे एडुकेटर्स है वो जो पढ़ाते हैं। सो हमें एक ही एडुकेटर के ऊपर फिक्सेशन रखना है और वहीं से हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं हर टीचर सेम सिखाते हैं, हर टीचर्स का स्ट्रेटेजी सेम रहती है, हर टीचर्स का जो टीचिंग टेक्निक्स है वो मतलब सेम रहती है लगभग। तो हमें वही एक ही टीचर के ऊपर फोकस करके वही पे भरोसा करके, एंड मॉक मॉक इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अगर हम मॉक देंगे देन ओनली वी कैन कैलकुलेट आवर सेल्फ, कि हमें पता चलेगा कि हमें कौन से टॉपिक्स के ऊपर प्रिपेयर करना है और कौन से टॉपिक्स हमारे वीक है, एंड हमें उसके ऊपर वर्क करके हम अपनी कमांड बढ़ा सकते हैं। यस, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मॉक एंड प्रैक्टिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज वैसे भी होती है बैंकिंग के अंदर, जितने ज्यादा मॉक्स और प्रैक्टिस देंगे, स्पेशली क्यूए, रीजनिंग, इंग्लिश की अगर बात की जाए, तो यस, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। अब प्रिपरेशन करते वक्त जब आपने सोचा कि अब चलो अभी बैंकिंग की तरफ फोकस करते हैं, हम्म। तो आपकी प्रिपरेशन का फोकस पहले प्री था, बाद में मेंस आया, ऐसा कुछ था, या फिर आपने मेंस को ही ध्यान में रखते अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? अब मेंस को ध्यान में रख के की थी, बस ओनली मैंने जीए वाला सेक्शन आफ्टर प्री एग्जाम मैंने उसको स्टार्ट किया था। जैसे ओके, तक फिर ओनली मेंस के प्रिपरेशन, मतलब मेंस के पर्सपेक्टिव में प्रिपरेशन कर रहा था। ओके, बट जैसे मैंने 4 ऑगस्ट को मेरा प्री था, एंड जैसे मेरा पेपर हुआ था आई वाज प्रीटी मच श्योर दैट मेरा प्री क्लियर हो जाएगा। हाँ, सो ऑन सेम दैट डे मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, एंड जीए भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, ओके। अब जैसे अब बाकियों को भी बताना चाहूंगा कि मयूर हमारे साथ हमारे आईजीबी प्रोग्राम में जुड़े थे, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में। जब मैं इनके मॉक ले रहा था, तो मुझे एक चीज बड़ी क्लियर थी कि हिज जनरल अवेयरनेस इज वेरी स्ट्रांग और वेरी गुड, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जो चाहिए थी वो काफी अच्छी थी। मेरे ख्याल से ये शायद आपके एसएससी प्रिपरेशन के दरमियान ही शायद आई होगी, कि वो हम्म। मुझे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हुआ था। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, तो आप जीए लेट करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आ जाती है, ऑलरेडी आप यस। कनेक्टेड हो। बट जिनका नहीं है, कोई कनेक्ट ही नहीं है, उनके लिए मैं बीइंग अ जीए फैकल्टी कहना चाहूंगा कि भाई जीए आप पहले से प्रिपरेशन में रखिए, पहले से उसे कनेक्टेड रहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बड़ी भागा दौड़ी हो जाती है, और जी। इंटरव्यू के लिए तो आपका थोड़ा सा बेसिक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, जो मयूर का पहले से था, काफी बढ़िया तरीके से उनकी प्रिपरेशन थी।
तो वो तो था ही। मयूर, एक और चीज पूछना चाहूंगा कि आपका भी सिलेक्शन हो गया एसबीआई पीओ में, तो जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था कि पेरेंट्स का रोल काफी बड़ा है, पेरेंट्स के आंखों में जो खुशी के आंसू थे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, नो डाउट, और हर बच्चा चाहता है कि वो देखने को मिले। जैसी सिलेक्शन और जैसे रिजल्ट आया, मेरे ख्याल से आप पेरेंट्स के पास नहीं गए। जब मेरी आपसे बात हुई, आप शायद दोस्तों के साथ थे उस टाइम पे, जब पेरेंट्स को बताया, जब पेरेंट्स को मिले, व्हाट वाज द रिएक्शन? एक्चुअली जिस दिन रिजल्ट आया उसी मॉर्निंग मेरा आईबीपीएस पीओ का भी इंटरव्यू था। सो आई वाज इन पुणे फॉर आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू। यस, इन द इवनिंग, लेट इवनिंग 4:30 को रिजल्ट आया। एंड जैसे यस, मुझे मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे हाथ शिवर, मतलब हैंड शिवर हो रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी आई हैड सीन द फेल्यूर। सो मुझे वही मतलब डर लग रहा था कि इस बार भी वैसा ना हो। सो मेरे हैंड शिवर कर रहे थे। एंड जैसे मैंने मेरा रोल नंबर चेक किया, देन आई रीचेक इट 2-3 टाइम्स, एंड देन फिर पता चला कि नहीं, मेरा ही रोल नंबर है। एंड फिर मैंने पापा को और मम्मी को वीडियो कॉल किया और उनको बताया कि लाइक फाइनली यू आर एन पेरेंट्स ऑफ एन ऑफिसर। सो मेरे मम्मी एंड पापा दोनों रोने लग गए थे। लाइक माय पापा वाज इन ऑफिस, तो मतलब दोनों रोने लग गए थे। उनके जो जो आंखों, उनके जो आंखों में जो आंसू था, तो यस, दैट वाज द बेस्ट फीलिंग। यस, यस। वो उनका बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, वो अनसीन स्ट्रगल, अनसंग हीरोज जिसको हम लोग कहते हैं, वो हमेशा अपने पेरेंट्स होते हैं, एंड नो डाउट अबाउट दैट। मेरी जब मयूर से बात हुई थी आईबीपीएस को, क्योंकि हर इंटरव्यू के बाद मयूर ने कनेक्ट किया है मेरे साथ कि सर ऐसा इंटरव्यू हुआ, वैसा हुआ। तो मयूर ने जब सिलेक्शन हुआ, तब मयूर का एक पॉइंट था कि सर अगर कल ही रिजल्ट आ जाता तो मैं हाँ, शायद किसी और की जगह नहीं खाता, मैं शायद इंटरव्यू ही नहीं देता के। तो ये बड़ा मुझे बड़ा टच कर गया कि यार ये सोच एक बहुत कम लोगों के पास होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं सारे एग्जाम्स दूंगा, सारे सिलेक्शंस लूंगा, दुनिया को बताऊंगा। पर एक बड़ा अच्छा पॉइंट था कि सर ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया था, तो अगर कल ही रिजल्ट आता तो मैं शायद आईबीपीएस पीओ के लिए आता ही नहीं, तो वो जगह किसी और स्टूडेंट को मिल जाती। बट डोंट वरी, वो मिलेगी किसी और ना स्टूडेंट को, वो तो बट ऑब्वियस है, कंफर्म है, एंड दैट्स अ रियली वेरी गुड जेस्चर। तो ये माइंडसेट जो है बहुत मैटर करता है। अब इंटरव्यू की तरफ आते हैं। वैसे मुझे तो पता है कि क्या क्या आपका इंटरव्यू कैसे हुआ, क्या सवाल पूछे गए, पर हमारे एक बार दोस्तों को बता दीजिए कि हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, और जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको इंटरव्यू के एंगल में क्या सोच होनी चाहिए, किस एंगल में अपने माइंडसेट को रखना चाहिए, थोड़ा आप अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा। जी सर। एक्चुअली इंटरव्यू में नॉलेज से ज्यादा कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है। जैसे मतलब इन माय एक्सपीरियंस, जो मेरा एसबीआई का इंटरव्यू हुआ था, उसमें मेरा मतलब जो मेरे पैनल थे उनका जो फोकस था वो मेरे नॉलेज के ऊपर कम रहकर मेरा कॉन्फिडेंस चेक करने का था। उन्होंने मुझे बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस भी किए कि मेरा कॉन्फिडेंस लूज होता है, या फिर मतलब उन्होंने मुझे रीचेक करने के लिए भी, हाँ ऐसा है, इज इट, ऐसा भी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे कि मतलब मैं डगमगा रहा हूँ, मैं थोड़ा मतलब घबरा रहा हूँ ये चेक करने के लिए। बट आई वॉज प्रीटी मच श्योर, आपने मुझे बताया था कि कॉन्फिडेंस इज द की, कॉन्फिडेंस से आप इंटरव्यू देना। एंड वही मैंने फॉलो किया था। सो अच्छा रहा। इंटरव्यू में मेरे क्वेश्चन बताए, तो देन मेरा मतलब स्टार्टिंग जो मैंने बताई थी कि उनको मैंने इंट्रोडक्शन दिया, देन उन्होंने मुझे पूछा कि मैंने उनको पहले ही, मुझे आई नो दैट कि मुझे कौन से पाथ पर इंटरव्यू लेके जाना है। तो मैंने उनको पहले ही बता दिया कि आई वाज इन टीसीएस एंड आई वाज वर्किंग फॉर टाटा कैपिटल प्रोजेक्ट्स। सो उनके ऊपर मतलब उनको पता चलेगा कि टाटा वर्किंग इन द एनबीएफसी। सो एनबीएफसी के ऊपर मेरा पूरा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था। फिर मैं मतलब जो मैं अच्छे से प्रिपेयर करके गया था, ये आई वाज प्रीटी मच श्योर कि इसके ऊपर उनके क्वेश्चंस आएंगे, एंड मैं उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गया था। तो एक पाथ मिल गया इंटरव्यू के लिए, एंड नियर अबाउट 25 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला था। नाइस। हाँ, तो 15 मिनट्स के अराउंड तो मेरा डेफ के ऊपर ही था, एंड बचे यस, हुए 10 मिनट में बैंकिंग अवेयरनेस पूछा था। यस, यस। नॉर्मली वही होता है बैंकिंग के इंटरव्यूज में, या किसी भी इंटरव्यू में कहूंगा कि इट्स ऑल अबाउट योर बैकग्राउंड, इट्स ऑल अबाउट योर डैफ, और ऑल जी। अबाउट योर जहां से आप बिलोंग करते हो, जिस एजुकेशन बैकग्राउंड से, वर्क एक्सपीरियंस होगा, तो वही सारी चीजें यूजुअली होती है। पर बच्चे कई बार थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि कई बार मेरे ख्याल से आपके केस में ये चीज बड़ी अच्छी थी कि यू आर वेरी ऑनेस्ट विथ योर ऑल द आंसर्स, ऑल द थिंग्स। कॉपी पेस्टेड चीजें आपके तो इसमें मुझे नहीं दिखाई दी, और शायद आप भी वही सजेस्ट करोगे कि कॉपी पेस्टेड चीजें थोड़ी सी डेंजरस बन जाती है। एंड मतलब कैसा होता है कि जो हम प्रिपेयर करके जाते हैं ना, वहां पे जाके हम जो ऑनेस्टी रहती है वही आंसर्स आते हैं। जैसे मैं बहुत एग्जैक्टली। प्रिपेयर करके गया था कि मैंने टीसीएस क्यों छोड़ी, उसके लिए मैंने बहुत मतलब बहुत सारे आंसर्स बनाए थे। लेकिन वहां पे जाके मेरा ऑनेस्ट आंसर आ गया था कि आई वॉज इन द एज कि मैं जहाँ पे प्रिपेयर कर सकता हूँ। सो आई टुक रिस्क एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट। वो आंसर उनको बहुत अच्छा लगा था, जो चेयरमैन ने पूछा था वो आंसर मेरे, तो उनको आंसर बहुत अच्छा लगा था। दैट्स रियली गुड। और वही होता है, जितना ऑनेस्ट इंसान दिखता है, जितना ऑनेस्टली वो बात करता है, वही सिलेक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। मयूर, अभी जब हम बात करते हैं एसबीआई की, तो उसमें जीडी भी होता है, ग्रुप एक्टिविटी भी हम्म। होती है।
तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे, क्या टॉपिक था आपका जीडी का और वो किस तरीके से जीडी कंडक्ट किया गया था? आई वॉज लकी दैट जो टॉपिक मैंने मॉक्स में प्रिपेयर किया था वही सेम टॉपिक मेरे जीडी में आया था। मैंने आपको बताया था यस यस कि AI विल रिप्लेस द बैंकिंग जॉब्स। तो यस। अच्छा हुआ था उसके, मतलब मेरे पास तो मेरे पॉइंट्स थे, एंड जो हम लोगों ने डिस्कशंस किया था, जो मेरे कोलीग्स थे इन द इंटरव्यू, जो जीडी हम लोगों ने प्रिपेयर किया था, यस तो उनके भी पॉइंट्स मेरे पास थे। तो मतलब वहां पर मुझे एक एज मिल गया था कि मेरे पास बहुत सारा कंटेंट था एंड आई कैन डिलीवर दैट। तो जीडी में तो मतलब AI वाला टॉपिक था, एंड फॉर जी हमें एक टॉपिक मिला था कि एक टेक्निकल लीड सिलेक्ट करना है, एंड उसके लिए 8 पॉइंट्स दिए थे कि उनके कौन से आप प्रायोरिटी, मतलब कौन से क्वालिटीज आप प्रायोरिटी पर रखोगे। तो 8 क्वालिटीज थे एंड उसको फिर रीअरेंज करना था लाइक आफ्टर डिस्कसिंग इन द ग्रुप। ओके ओके। जिनको नहीं पता उनको एक बार बताना चाहेंगे कि जीडी और जो ग्रुप एक्टिविटी और इंटरव्यू तो वो एक ही दिन में सारी चीजें कवर की जाती है। एंड जी। जीडी और जीए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मीन्स ऐसे हमारे अभी इस साल जिन्होंने इंटरव्यूज दिए, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, नियर अबाउट 5-6 स्टूडेंट्स हैं जिनके पूरे टीम में जो एक्टिविटी है वो ढंग से नहीं हो पाई हम्म। और पूरा का पूरा टीम बाहर हो गया। मीन्स दे आर नॉट सिलेक्टेड। इंटरव्यू बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बेहतरीन हुआ, बट उस चीज का इम्पैक्ट होता है, जी बहुत मैटर करता है वो चीजें, बहुत लोग लाइटली उसे लेते हैं, बट इट प्लेज अ रियली वाइटल रोल। तो ये भी चीज आप अपने प्रिपरेशन के टाइम पे जरूर ध्यान रखिएगा। जी। मयूर, मैं थोड़ा सा आता हूँ टुवर्ड्स योर प्री और मेंस, स्पेशली क्यूए, रीजनिंग, इंग्लिश, इन 3 सब्जेक्ट की तरफ। क्यूए और रीजनिंग मेरा मेजर फोकस होगा, काफी सारे स्टूडेंट वहां पे स्ट्रगल करते हैं। तो हम्म। क्यूए के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी आपने यूज की थी और आप क्या बताओगे हमारे बाकी एस्पायरेंट्स को? जी, ऐसा जैसे मैंने बताया कि आई वाज अ सीजीएल स्टूडेंट, एसएससी स्टूडेंट, तो वहाँ पर जैसे DI नहीं रहते। हाँ तो मेरा मतलब पहले से स्ट्रैटेजी वो थी कि मुझे DI में पहले नहीं जाना है, कि मेरा अरिथमेटिक में कमांड अच्छी है, वन लाइनर मतलब जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, हाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें मेरी कमांड अच्छी है। तो फिर मुझे पहले वो सॉल्व करनी है, क्योंकि DI में कैसा होता है कि अगर हम DI में जाते हैं एंड अगर हमारे 4-5 मिनट्स वेस्ट हो जाते हैं, अगर DI का हमारा टेबल कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो हम वहाँ पे स्टक हो जाते हैं। एंड मुझे वो स्टक होने के बाद आफ्टर 5 मिनट्स वेस्टिंग आवर टाइम, तो उसके बाद प्रेशर बिल्डअप होना चालू हो जाता है कि 5 मिनट हो गए लेकिन मेरा अभी तक एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाया है, एंड मेरा DI भी खराब हो गया। तो उसकी एग्जैक्टली। वजह से फिर मेरा प्रायोरिटी वही थी कि मुझे पहले अरिथमेटिक क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है, जहाँ से मैं मार्क्स कैप्चर कर पाऊँ, अटेम्प्ट मेरा बढ़ पाए, एंड देन अगर मेरे पास टाइम होता है देन मैं DI में जाऊँ। एंड ओके लकीली मेरा अरिथमेटिक सा मतलब 16 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे थे आउट ऑफ 30, तो अरिथमेटिक एंड DI काउंट दोनों मिलके तो अच्छा हुआ था। दैट्स नाइस। तो आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो आप सारे मींस अगर आपने कोई टॉपिक उठाया तो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोथ मेंस एंड इंटरव्यू, सॉरी मेंस एंड प्री एट द सेम टाइम, और यू आर जस्ट फोकसिंग कि नहीं पहले ये कर लेते बाद में फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे? नहीं नहीं, स्टार्टिंग से ही मतलब मैंने डिफिकल्ट से ही स्टार्ट किया था कि मेरा बेसिक हुआ था ऑलरेडी, तो मैंने हाँ डिफिकल्ट से ही स्टार्ट किया था कि अगर डिफिकल्ट करते तो प्री लेवल तो आराम से हो जाएगा। तो यस मैं यस पर्सपेक्टिव से ही क्यू एंड रीजनिंग को स्टार्ट किया था कि पजल भी जो बनाए वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के ही बनाने हैं, एंड क्यूए में भी अगर हम अरिथमेटिक करते या फिर DI करते वो भी थोड़ा डिफिकल्ट लेवल ही करना है, सो दैट हम प्री में वो मैनेज कर पाते हैं। ओके नाइस। जब हम एग्जाम में बैठते हैं, सो प्री की जब हम बात करते हैं, प्री में थोड़ा सा स्पीड बहुत मैटर करता है, क्योंकि हम्म। आपको जितने ज्यादा क्वेश्चन, जितना अटेम्प्ट आप अच्छा करोगे उतना आपके लिए काफी बेटर बन जाता है। तो जी। जब आप एग्जाम में बैठ रहे हो, कई बार ऐसा होता है जैसे आपने इंटरव्यू के लिए कहा कि हम कितना भी प्रिपेयर कर ले, उस हॉल में जाने के बाद ऑनेस्टी बाहर निकलती है। वैसा एग्जाम में भी होता है, प्री और मेंस में भी वही चीजें होती है। तो जब आप एग्जाम में बैठ रहे हो तो फिर वहां पे क्या स्ट्रेटेजी होती है, वहां पे आपने किस तरीके से चीजों को मैनेज किया ताकि आपके अटेम्प्ट्स भी बढ़ सके और एक्यूरेसी भी बनी रहे? सबसे पहले तो मतलब जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हम नर्वस हो जाते हैं, तो नर्वस नहीं होना है। अगर हम नर्वस होते हैं तो ना अपना मतलब हमारे पास एक ही आर है, मतलब हम लोगों ने 1 ईयर 2 ईयर कितना भी पढ़ाई किया हो, हमारे पास खुद को साबित करने के लिए एक ही आर है। तो वो आर हमें बेस्ट देना है, हमारा जो भी बेस्ट हम लोगों ने अब तक किया है वो बेस्ट हमें वो आर में देना है। हम मॉक्स में कितने मार्क्स लेके आ रहे हैं उससे इम्पोर्टेंट नहीं, हम एक्चुअल एग्जाम में कितने मार्क्स लेके आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरी मतलब पहले से स्ट्रैटेजी ये थी कि मतलब मैं 1 डे प्रायर से ही पढ़ाई बंद कर देता था, एंड पूरा स्लीप लेता था नाइट में, एंड फ्रेश माइंड से एग्जाम देने जाता था। एंड मैं मतलब देख ऑलरेडी सोच के जाता था कि मुझे जो क्वेश्चंस बनाने हैं, जो क्वेश्चंस मुझसे बन सकते, जो मतलब मुझे उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे हम क्यूए की बात करते हैं, कोई टॉपिक है जिसमें मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है कि इसको यही मेथड से सॉल्व करना है और इससे मेरा आंसर जल्दी आ जाएगा। पहले मैं वो क्वेश्चंस को टारगेट करता था कि सो दैट फिर मेरे पास मार्क्स आ जाए, मेरे ऊपर प्रेशर बिल्डअप ना हो।
एंड देन फिर मैं कंटिन्यूअसली फिर क्वेश्चंस करता था। अगर हमारा मतलब 5 मिनट में 4-5 क्वेश्चन बन गए ना स्टार्टिंग में, तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं नहीं मुझसे बन रहा है पेपर, एंड फिर वो कॉन्फिडेंस से हम डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ भी गए, देन आल्सो हम मतलब क्वेश्चंस को टैकल कर पाते हैं। यस पहले से यस। स्ट्रेटेजी ये थी कि पहले जो मेरे मुझे हाथ की क्वेश्चन है जो मुझे इजीली आते हैं वो क्वेश्चंस को पहले टारगेट करना है, सो दैट फिर हम अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर पाए। यस एंड यस, नाइस। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है, मतलब कई कई बार हमें लगता है कि जैसे अभी कोई क्वेश्चन है उसमें एक्यूरेसी लाइक अप्रॉक्स आंसर निकालना है, तो हम कभी कभी क्या करते हैं तुक्का लगा देते हैं कि ठीक है हाँ ये हो सकता है। बट मैं उसके ऊपर नहीं जाता था, मैं एक्यूरेसी से जो कोई आंसर आते हैं उसके वो बनाकर ही मैं अटेम्प्ट करता था, सो दैट मेरी एक्यूरेसी बनी रहे। एंड नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो उसका अफेक्ट मेरे ऊपर ना हो, ज्यादा बिल्कुल। अफेक्ट ना हो। ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन का अफेक्ट होता ही है, बट ज्यादा हाँ, अफेक्ट। यस यस, एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट, क्योंकि अब मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हो रही तो नॉर्मलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन तो नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है। मयूर, कितने मार्क्स में से अगर मैं बात करूं फाइनल सिलेक्शन की, तो मेंस में कितने मार्क्स आपके आए थे और बाकी इंटरव्यू में कितने मार्क्स आपके आए थे, अगर इफ यू डोंट माइंड कैन यू शेयर? मेंस में मेरे थे 87.5 एंड इंटरव्यू में मेरे थे 44। कितना? 44। 44, ओके वाइट, बहुत बढ़िया। सो आउट ऑफ 50 44 की हम बात करेंगे व्हेन इट कम्स टू द इंटरव्यू, एंड आउट ऑफ 100 87.5, राइट? नॉट आउट ऑफ 250 87.5। 250, ओके ओके ओके, मेरे ख्याल से नॉर्मलाइजेशन के पहले वाला स्कोर आप हाँ बता हाँ। रहे हो। yes, यस यस यस, नाइस। सो दैट्स रियली वेरी गुड। तो बहुत बढ़िया सा ये मार्क्स भी है, क्योंकि अब इंटर के भी मार्क्स भी काफी अच्छे हैं आपके, एंड प्लस मेंस में भी बेहतरीन प्रिपरेशन आपकी रही है। सो मयूर, एक और बात पूछना चाहूंगा कि जब हम इस पूरे प्रिपरेशन में होते हैं, तो आपने ऑब्वियसली बहुत सारी और भी एग्जाम्स दी है एसएससी के अलावा। इसमें बैंकिंग की बात करो, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में आपने और भी एग्जाम्स दी होगी के फॉर श्योर। तो हर एग्जाम के लिए आपकी अलग स्ट्रेटेजी होती थी, या फिर आपने एक ही स्ट्रेटेजी रखी है और उसके अंदर आपने सारी एग्जाम देते रहे? नहीं, जो एसबीआई पीओ के लिए मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी वही सेम स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की है फॉर ऑल एग्जाम्स। जैसे मैं अभी ऑलरेडी ओरिएंटल असिस्टेंट में भी सिलेक्टेड हूँ, उसका एलपीटी होना है। एंड देन एसबीआई पीओ क्लियर हो गया है, आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू दे के आओ, एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क का मेंस दे के आओ, एंड एनआईसीएल एओ का मेंस दे के आओ, उसका अभी रिजल्ट पेंडिंग है। Yes, 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 yes. So almost all the exams you have given in this year, and almost all the exams you have cleared, और ये सारी एग्जाम आपने पहली बार ही दी है, यस तो यस। ये सबसे बड़ी बात है। अभी क्या बाकी एग्जाम्स के रिजल्ट आए ना आए कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, एक तो हमारे पास आ चुका है, और जो सबसे बड़ा है, दैट्स रियली वेरी गुड। सो अभी आगे की स्ट्रेटेजी तो ऑब्वियसली आपकी एसबीआई पीओ ज्वाइन करने के बाद ही डिसाइड होगी, जैसे भी आपको आगे बढ़ना है। पर एक और बात पूछना चाहूंगा मैं कि जो हमारे फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करने वाले हैं, जो अभी 2026 के एग्जाम्स देने जाने वाले हैं, सब लोग एक सवाल बहुत कॉमन पूछते हैं, शायद वो दिमाग आप में भी, आपके दिमाग में भी शायद सवाल आया होगा कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, सर कौन सी एग्जाम सबसे पहली होगी, कौन सी एग्जाम सबसे बाद में होगी। ये जो चीज होती है, इसके पीछे सब लोग भागते रहते हैं। हम कई बार कहते हैं कि भाई भागने में कोई मतलब नहीं है, अपना प्रिपरेशन रखिए। बीइंग अ सिलेक्टेड कैंडिडेट, और जो पहली अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुआ, आप क्या बताना चाहोगे कि ये जो ऐसे वीडियोस बनते हैं या ऐसे डिस्कशंस चलते हैं, ये कितने फ्रूटफुल होते हैं और कितने यूजलेस होते हैं? आपके जुबानी हम सुनना चाहेंगे। यूट्यूब पे अगर हम ये सर्च कर रहे थे इट इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, इररिस्पेक्टिव ऑफ नोटिफिकेशन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नाउ ओनली। अगर हमें कोई भी एग्जाम टारगेट करना है तो उसका नोटिफिकेशन हमें पता है कि बैंकिंग का नोटिफिकेशन आने ही वाला है। लाइक अगले ईयर एसबीआई पीओ का भी आएगा, आईबीपीएस पीओ भी आएगा, सारे एग्जाम्स का आएगा। हमें पता है कि वो जुलाई के बाद नोटिफिकेशन आते हैं, तो हमें पता है कि हमें 6 महीना मतलब अगर हमें पता है कि नोटिफिकेशन आ जाने वाला है, देन एंड दोनों आल्सो भी हमें प्रिपेयर करना है। अगर 2 महीने बाद आना है तो भी हमें प्रिपेयर करना है, तो वाई वेस्ट इन सच वीडियोस, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नाउ ओनली। एंड जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो तब तक हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं, तो नोटिफिकेशन के बाद हम ओनली मॉक्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। यस, कभी कभी एग्जैक्टली। क्या होता है कि नोटिफिकेशन आने के बाद अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑलरेडी वी नो दैट कंपटीशन कितना है हो गया अभी। जैसे अभी एसबीआई के लिए 8 लाख स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था और वहां से 540 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और हमें कंपटीशन को टैकल करना है तो हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एग्जाम डिमांड्स टाइम, एग्जाम डिमांड्स कंसिस्टेंसी, जो हमें देनी पड़ेगी। अगर हम वो नहीं दे पा रहे देन इट इज बीइंग डिफिकल्ट टू क्लियर दैट एग्जाम। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बात तो आपकी सही है। मयूर, एक और चीज पूछना चाहूंगा, काफी स्टूडेंट से सवाल पूछते हैं कि सर कितने घंटे आपने पढ़ाई की थी, कितने कितने आवर्स का आपका स्टडी था, डेली बेसिस पे पढ़ते थे या फिर आपने कभी कुछ ब्रेक लिए थे? आपने वैसे जॉब तो छोड़ दिया था, तो वो एक अलग फैक्टर रहेगा, बट कितने घंटे का आपका पढ़ाई चला था पूरा ये पूरे जर्नी में?
मैं आर्स के बेसिस पे स्टडी नहीं करता सर, मैं मेरे सेटिस्फेक्शन के बेसिस पे स्टडी करता था कि आई एम सेटिस्फाइड आज, कि मतलब आई नो कि मैंने सेटिस्फैक्टरी पढ़ाई कर दी। तो मैं मतलब मॉर्निंग लाइब्रेरी जाते टाइम मैं टारगेट बनाता था कि मुझे आज ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, और अगर वो कंप्लीट होते हैं देन आल्सो मेरे पास कुछ टाइम बचता है, तो फिर मैं कोई एक्स्ट्रा जो मुझे प्रिपेयर करना है कि मेरा पीछे वाला छूट गया या फिर उसको रिकॉल करना है, तो फिर मैं वो वाला टॉपिक्स कर लेता था। ओके, नियर अबाउट मेरे 10-12 आवर्स की सीटिंग होती थी अप्रोक्सीमेटली, बट फिर भी मैं सेटिस्फैक्टरी लेवल पे ही पढ़ाई करता था। यस, फाइनली क्वालिटी मैटर्स, मींस यस। हम कई बार सिर्फ घंटे में बैठे रहते हैं और दिमाग कहीं और दौड़ रहा होता है, उसका कोई सेंस नहीं है। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यस, सो ये थे मयूर, जिनसे हमारी बात हुई, जिनसे हमारा डिस्कशन हुआ। एक इस छोटे से डिस्कशन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट, काफी लाइक क्रूशियल बातें उन्होंने हमारे साथ की हुई है कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। आईबीपीएस का भी रिजल्ट इनका 101% आएगा। बीइंग अ फैकल्टी जिसने इनके मॉक लिए, तो मैं बिल्कुल इस चीज पे वाउच कर सकता हूँ। पर ऑब्वियसली वो मैटर नहीं करेगा बिकॉज एसबीआईपीओ भी आ चुका है। पर मयूर, मैं कहूंगा कि जिस ब्रिलियंस के साथ, जिस बढ़िया स्ट्रेटेजी के साथ, जिस स्मार्ट स्टडी के साथ आपने प्रिपरेशन की है, मेरा सजेशन आपको ये होगा कि एसबीआई पीओ पे मत रुके रहना, कि गो फॉर द आरबीआई ग्रेड बी, इज वन ऑफ द बिगेस्ट पोस्ट एंड it is more than any other post, okay, unless and until you आप यूपीएससी दे रहे हो, otherwise go for the RBI grade B and it is for like the people like you, आप जैसे लोगों के लिए ही है, तो go for it, okay, and definitely you will be able to clear that exam। तो यही हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड हमारे पूरे टीम की तरफ से आपके पेरेंट्स को भी हमारी शुभकामनाएं दीजिएगा, बिकॉज हम, जैसे मैंने कहा था कि अनसंग हीरोज होते हैं वो हमारे इस पूरे जर्नी के, तो वो भी डिजर्व करते हैं कि उनकी भी तारीफें हो या उनके भी उनको भी ये सारे गुड विशेष मिले। तो थैंक यू वेरी मच मयूर। वंस अगेन एक बार आपसे जरूर बात हम लोग करेंगे, और भी बच्चों के सवाल आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, तो आपसे वापस हम जुड़ने की जरूर कोशिश करेंगे, और आपके आगे आने वाले जर्नी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू गाइस, ये थे हमारे साथ मयूर, जिनके साथ हमारी बातचीत हुई और जिनसे हमने डिस्कशन किया इस पूरे एसबीआईपीओ के सक्सेस को लेके। दोस्तों, ऐसी सक्सेस स्टोरी के साथ हम लोग वापस आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए देखते रहिएगा फेसबुक सुपर कोचिंग।